नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द फाइनल टच पे। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सब काफ़ी अच्छे होंगे। ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट मैथ्स के क्वेश्चन का पार्ट नंबर 11 है। इसके पहले मैंने 10 पार्ट बनाए हुए हैं, तो अगर आपने उनको नहीं देखा है उसका लिंक, उसके प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, तो वहाँ से आप जा करके उसको देख सकते हैं। दोस्तों ये वीडियोज़ एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, सिलेक्शन पोस्ट, बाकी जो भी स्टेट पुलिस के एग्जामिनेशन होते हैं, रेलवे एग्जामिनेशन होते हैं, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, सारे ही सवाल मैंने काफ़ी अच्छे लेवल के लिए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप द फाइनल टच ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ ₹12,000 फॉर 2:5/8 years at 8% per annum when the interest is compounded annually। मतलब ये कि एक अमाउंट है, एक प्रिंसिपल है ना, मूलधन है 12,000 रुपये का, उस पर 8% ब्याज की दर से 2/5/8 साल के लिए कितना चक्रवृद्धि ब्याज होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट होगा, आपसे पूछा है। नियरेस्ट टू और रुपी, यानी कि लास्ट में हम अप्रॉक्सीमेशन लगा करके आंसर हमें देना है। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पे जो ब्याज की दर दिया है 8% दिया है, और जो टाइम दिया है वह 2:5/8 ईयर्स दिया है। तो सबसे पहले हम टाइम को डिफाइन करें, है ना। क्या होता है कंपाउंड इंटरेस्ट में ईयर नहीं होता है, कंपाउंडिंग पीरियड होता है। मतलब यहाँ पहला कंपाउंडिंग पीरियड ये पहला साल हो गया, दूसरा कंपाउंडिंग पीरियड दूसरा साल हो गया, और जो थर्ड कंपाउंडिंग पीरियड है ना वो पूरे 1 साल का नहीं है, बल्कि वो कितना है 5/8 ईयर का है। ठीक है, तो 5/8 ईयर का थर्ड कंपाउंडिंग पीरियड है। तो पहले साल में तो हमें 8% ब्याज की दर से हमें मतलब ब्याज मिलेगा, दूसरे साल में भी 8% के ब्याज की दर से मिलेगा, लेकिन तीसरे साल में हमें पूरा साल तो जाना नहीं है, तो हमें 8% का रेट तो मिलेगा नहीं, सिर्फ हमें 5/8 साल जाना है। तो हमें जो ब्याज की दर मिलेगी वह 5/8 इंटू 8% मिलेगी। क्लियर है यहाँ तक। अब 8 से 8 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अल्टीमेटली जो थर्ड कंपाउंडिंग पीरियड है उसमें जो ब्याज की दर मिलेगी वह क्या मिलेगी, 5%। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो यहाँ पर जो ब्याज की दर मिलेगी वो 5% मिलेगी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों इतना चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे इस क्वेश्चन में। तो यहाँ मैंने आपको बता दिया कि कैसे कैसे ब्याज की दर जो है वो वेरी करेगी और क्यों करेगी। ओके, अब देखो, जब भी हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं तो कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है, ब्याज पे ब्याज। मतलब मान लो पहले साल में कुछ ब्याज मिला, दूसरे साल में कुछ ब्याज मिला, तो जो पहले साल का ब्याज होगा दूसरे साल में उस ब्याज पर भी ब्याज मिलेगा, उसे हम क्या बोलते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये कोई फॉर्मूला वगैरह नहीं लगाएंगे, ये ऐसे क्वेश्चंस को हम सिंपली अलग अलग सिंपल इंटरेस्ट निकाल करके सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं 12,000 रुपये का, 12,000 का 8% कितना होगा, तो देखो अगर 12,000 यहाँ दिया गया है, इसका अगर 10% निकालना है तो यहाँ एक दशमलव लगा दो। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 1200। अगर आपको इसका ये हो जाएगा 10%, वहीं अगर आपको इसका 1% निकालना होगा तो क्या क्या करेंगे, यहाँ पे दशमलव लगा देंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 120 आ जाएगा। ठीक है, अगर मान लो 1% आ गया 120, तो हमें 8% निकालना होगा तो कैसे करेंगे, 120 गुणे 8 कर देंगे, तो 8% निकल जाएगा, 12/96, 960 हमारा हो जाएगा 12,000 का 8%। दोस्तों इतनी बात आपको समझ में आ चुकी होगी उम्मीद करता हूँ। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमें जो पहले साल, जो पहले कंपाउंडिंग पीरियड में जो ब्याज मिलेगा वह 8% की रेट से मिलेगा 12,000 पे, तो कितना हो जाएगा 12×8 = 96, 960 रुपये। दूसरे कंपाउंडिंग पीरियड में भी 8% के रेट से मिलेगा, मैंने आपको पहले बताया था, तो ये भी हो जाएगा 960 रुपये। ठीक है, लेकिन थर्ड वाले में क्या हो जाएगा, ब्याज की जो दर होगी वह 5% हो जाएगी, तो 12,000 का 5% कितना होगा, 600 होगा, क्योंकि 12,000 का 1% 120 है, तो 5% कितना हो जाएगा 120 गुणे 5, यानी कि 600। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब 960 है, 960 का 8% यहाँ पे निकलेगा, यहाँ पे कोई ब्याज नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ दूसरे साल में इस पे ब्याज लगना शुरू हो जाएगा, इसे चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं। ठीक है, तो अब 960 जो दिया गया है उसका 8% निकालना है। क्यों, क्योंकि यहाँ सेकेंड कंपाउंडिंग पीरियड में ब्याज की दर 8% है, तो 960 का 10% कितना होगा 96, और 960 का 1% कितना हो जाएगा 9.6। यहाँ तक क्लियर है। और अगर मैं इसको 8 से गुणा कर दूंगा तो 8% निकल जाएगा,
जो कि क्या होगा 8×6 = 48 और 8×9 = 72 और 4 कितना हो जाएगा 76, 76.8 आ जाएगा 960 का 8%। क्लियर है यहाँ तक? तो 76.8 यहाँ पे जो ब्याज मिलेगा वो हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो ब्याज की दर होगी वो कितनी हो जाएगी 5% की। क्लियर है? तो देखो 960 और 960 मिलकर कितना हो जाएगा 1920। 1920 होगा ना। 1920 का 5% निकालना है। अगर मैं 1920 का 10% निकालूं तो कितना होगा 192। और अगर इसका 5% निकालना है तो 10% का आधा कर दूंगा तो 5% निकल जाएगा। यानी 192 का अगर मैं आधा कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा 5% निकल जाएगा। ठीक है, 2 9 18 और 2 6 12। क्लियर है? तो ये कितना आ जाएगा 96। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 96। यहाँ पे जो ब्याज मिला इन दोनों पे कितना आ गया 96 आ गया। क्लियर है दोस्तों? अब देखो, अब यहाँ पे इस पे भी तो ब्याज लगेगा, इस पे हमने निकाल लिया और फिर इस पे भी ब्याज लगेगा। तो 76.8 है, इस पे कितना ब्याज लगेगा 5%। तो 76.8 का 10% कितना होगा तो 7.68 होगा। ठीक है, और इसका अगर 5% निकालना है तो इसको 2 से डिवाइड कर देंगे यानी आधा कर देंगे। तो 2 तिहाई 6, 2 बटे 16 और 2 चौके 8 यानी 3.84 जो हो जाएगा ये 76.8 का 5% हो जाएगा 3.84। तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे 3.84। अब दोस्तों ये ऊपर आपका सिंपल इंटरेस्ट है, ये जो नीचे आया है ना क्वेश्चन में कभी कभी आपसे पूछ सकता है कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच का डिफरेंस बता दीजिए। तो ये जो नीचे जो लिखा हुआ है ये सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच का अंतर ही है। ठीक है, अब देखो अगर पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट पूछे कितना होगा तो 960, 960, 600 और ये सबको जोड़ देंगे, ये कितना हो जाएगा ये 1920 और 6 2520 हो जाएगा। ये लिख दिया 2520। अब ये 96 और 3.84 99.84, इसको हम इसमें पहले सम कर लेते हैं। 99.84 को 76.8 में जोड़ लेते हैं। तो 4 8 8 16, 9 6 15 और 1 16 का 6 हासिल 1, 9 7 16 और 1 17, 176.64 को इसमें हम क्या कर देंगे सम कर देंगे। तो अगर हम इसको जोड़ेंगे तो ये अल्टीमेटली कितना मिलेगा 2696 ₹2696 मिलेगा। अगर हम ऑप्शन में देखें तो अगर हम इसको ₹1 के आसपास इसको अप्रॉक्स करेंगे तो कितना आ जाएगा ₹2697, यानी ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई भी डाउट हो तो कमेंट में आप ज़रूर पूछिएगा। चलिए अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी बढ़िया है। इसमें बोला है कि ए पर्सन बाइज 5 tables 9 chairs for ₹15,400. He sells the table at 10% profit and chair at 20% profit. If his total profit on selling all the table and chairs is ₹2,080, then what is the cost price of 3 chair? क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि 5 टेबल है, 5 मेज है और 9 कुर्सियाँ हैं। उनका जो क्रय मूल्य है कुल मिलाकर के 15,400 रुपये है। अगर वह टेबल को 10% के लाभ पे बेचे और कुर्सी को 20% के लाभ पे बेचे तो उसे जो कुल लाभ होता है चेयर और टेबल यानी कुर्सी और मेज बेचने पे 2,080 रुपये का होता है। तो 3 कुर्सियों का जो क्रय मूल्य है वह आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। इसको हम एलिगेशन से करेंगे। ठीक है, देखो इसमें हम क्या करेंगे कि पहली बार हम ये मान लेंगे ना कि जो 15,400 रुपये है ये टोटल प्राइस किस चीज़ का है टेबल का है यानी कि मेज का है। 15,400 रुपये में हमने खाली क्या खरीदा मेज खरीदा, और जो मेज खरीद रहे हैं टेबल खरीद रहे हैं उस पर फ़ायदा कितना हो रहा है 10% का। तो 15,400 रुपये का 10% कितना हो जाएगा 1,540। ठीक है, उसके बाद अगर हम दूसरे केस में ये मान लेंगे कि जो टोटल हम जो सामान खरीद रहे हैं 15,400 रुपये में वह क्या है 9 चेयर यानी कि 9 कुर्सियाँ हैं। ठीक है, और कुर्सी को टोटल जो बेच रहे हैं उस पर फ़ायदा कितना हो रहा है 20% का फ़ायदा हो रहा है। ठीक है, 20% का यहाँ पे क्या हो रहा है फ़ायदा हो रहा है। तो 15,400 का 20% कितना हो जाएगा 15,400 का 10% हुआ 1,540। इसका दुगना कर देंगे तो 20% निकल जाएगा यानी कि 3,080 ये आ जाएगा। क्लियर है?
अब बोला ये है कि 2080 रुपये का कुल मिलाकर के फ़ायदा हो रहा है। तो अब यहाँ से हम एलिगेशन का साइन लगाएंगे और यहाँ 2080 लिख देंगे। अब 3080 माइनस 2080 कर लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1000 एंड यहाँ पे करेंगे 2080 माइनस 1540, यानी 2080 में से 1540 माइनस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 540। तो ये जो 1000 आया और 540 आया, ये क्या है? ये 1000 और 540, ये हमारा पाँच टेबल का जो प्राइस है वह 1000 यूनिट आ गया और 9 चेयर हैं उनका जो प्राइस है वह 540 यूनिट आ गया। ठीक है, अब अगर हम इसको जोड़ देंगे, इन दोनों को सम कर देंगे, 1000 प्लस 540 तो कितना होगा? 1540। और ये 1540 किसके बराबर है? कुल मिला के इन दोनों यानी 5 टेबल और 9 चेयर के कॉस्ट प्राइस के, यानी कि 15,400 के बराबर होगा। तो 1540 अगर बराबर है 15,400 के, तो 1 यूनिट बराबर हो जाएगा किसके? 10 रुपये के। ठीक है, 15,040 बराबर है 15,400 रुपये के, तो 1 यूनिट बराबर हो जाएगा 10 रुपये के। ठीक है, तो यहाँ से अगर हमें निकालना है कि 5 टेबल का प्राइस कितना होगा, तो ये 5 टेबल का प्राइस कितना? 1000 यूनिट है, तो 5 टेबल का एक्चुअल प्राइस कितना हो जाएगा? 1000 इंटू 10, यानी कि 10,000 रुपये। 10,000 रुपये का क्या होगा? 5 टेबल आएगा। वैसे ही अगर हमें 9 चेयर निकालना है, तो 9 चेयर का जो प्राइस हमें यहाँ यूनिट में मिला है, कितना मिला है? 540 मिला है। 9 चेयर का प्राइस हमें कितना मिला है? 540 यूनिट। तो अगर हमें उसका एक्चुअल प्राइस निकालना है तो क्या करेंगे? यहाँ पे हम क्या करेंगे? यहाँ पे हम कर लेंगे कि 540 इंटू 10 दैट इज इक्वल टू 5400, यानी कि 5400 रुपये में कुल मिलाकर के 9 चेयर्स आएंगे। ठीक है, 5400 रुपये में 9 चेयर्स आएंगे। तो अगर 9 चेयर्स 5400 रुपये में आ रहे हैं तो एक चेयर का प्राइस कितना हो जाएगा? 5400 अपॉन 9 कर देंगे। 9 चेयर का प्राइस है 5400, तो एक चेयर का प्राइस कितना हो जाएगा? 5400 बटे 9। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 9 छके 54, ये आ जाएगा 600 रुपये। ठीक है, यानी एक चेयर का प्राइस कितना आ गया? 600 आ गया। तो अगर एक चेयर का प्राइस 600 आ गया, क्वेश्चन में क्या बोला है? 3 चेयर का प्राइस क्या होगा? तो 600 इंटू 3 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 1800 रुपये। 1800 हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। ठीक है, 1800 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछे कि दो टेबल जो है उसका प्राइस क्या होगा, तो यहाँ पे हमने क्या निकाला कि 10,000 रुपये में टोटल क्या आ रहे हैं? टेबल्स आ रहे हैं। कितने? तो 5 टेबल। तो 10,000 बटे 5 कर देंगे तो एक टेबल का प्राइस कितना आ जाएगा? 2,000 रुपये। तो अगर 2 टेबल का निकालना होगा तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2,000, मतलब कि 4,000 रुपये हो जाएगा। तो यहाँ से आप कुछ भी चाहे निकाल सकते हैं, टेबल का पूछा हो, चेयर का पूछा हो, एनीथिंग यू कैन फाइंड इट। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बोट एंड स्ट्रीम का। दोस्तों इस क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि ए बोट कैन गो 3 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 5 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 55 मिनट्स। इट कैन ऑल्सो गो 4 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 9 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 1 hour 25 minutes। इन हाउ मच टाइम विल इट गो 43.2 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। और आपको आवर्स में बताना है, यानी कि घंटे में बताना है। ठीक है, तो दोस्तों देखो, जब भी अगर कोई नाव है ना, और ये मान लो कि ये एक नदी है। ठीक है, यहाँ पे मान लो ये एक नदी है और नदी ऐसे बह रही है, और कोई नाव अगर इसी डायरेक्शन में जाएगी तो उसका स्पीड क्या हो जाएगा? इसके डायरेक्शन, इसके जो नदी की जो स्पीड है उसके स्पीड के साथ क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। तो उसे हम क्या बोलते हैं? डाउन स्ट्रीम बोलते हैं। ठीक है, डाउन स्ट्रीम यानी धारा के अनुकूल जाती है। ठीक है, तो अगर मान लो कि नदी की स्पीड, नाव की स्पीड x किलोमीटर प्रति घंटा है और नदी के जो पानी है उसका स्पीड y किलोमीटर प्रति घंटा है, और अगर धारा की दिशा में यानी कि डाउन स्ट्रीम जाएंगे तो उसका स्पीड कितना हो जाएगा? तो उसका स्पीड हो जाएगा x प्लस वाई। क्यों? क्योंकि नदी जो है अपने साथ नाव को बहाते हुए लेकर के जाएगी, तो ये इसे हम क्या बोलते हैं? डाउन स्ट्रीम। लेकिन अगर यही केस उल्टा हो जाए, नदी इस डायरेक्शन में बह रही है और हम जो है इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे, तो क्या होगा? नदी हमारे प्रवाह को रोकने की कोशिश करेगी। ठीक है, हमारे फ्लो को रोकने की कोशिश करेगी। तो उस गति को हम क्या बोलते हैं? अप स्ट्रीम बोलते हैं, है ना, धारा के विपरीत बोलते हैं। तो उस कंडीशन में जो एक्चुअल स्पीड हो जाएगी वह क्या हो जाएगी? हमारे नाव की स्पीड माइनस ऑफ
नदी की स्पीड यानी x माइनस वाई, ये हो जाएगा अप स्ट्रीम स्पीड। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको क्लियर हो चुका होगा। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में बोला है कि 3 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाती है और 5 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाती है, कितने देर में? 55 मिनट में। तो हमको पता है कि स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। क्लियर है? तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पे बोला है कि टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। डिस्टेंस कितना है? 3 किलोमीटर, और ये अप स्ट्रीम है यानी कि धारा के विपरीत, तो x माइनस वाई प्लस ये क्या 5 किलोमीटर जाती है डाउन स्ट्रीम 55 मिनट में, कुल मिलाकर के 55 मिनट लगता है, तो 5 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम यानी 5 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 55 मिनट। और अगर 55 मिनट है उसको अगर घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो 55 अपॉन 60 कर देंगे। क्यों? क्योंकि 1 मिनट में क्या होता है? 1 घंटे में क्या होता है? 60 मिनट होता है। ठीक है, तो 55 मिनट में 55/60 आवर होगा, घंटे होगा। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 12 पंजे 5, 11 हमें 55 और 5 12 हमें 60, 11/12 आ जाएगा। ठीक है, यह आ जाएगा 5 11 हमें 55 और 5 12 हमें 60। क्लियर है यहाँ तक? अब दूसरा जो कंडीशन दिया है कि यह नाव जो है 4 किलोमीटर अप स्ट्रीम, 4 किलोमीटर अप स्ट्रीम यानी धारा के विपरीत, एंड 9 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, 9 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाती है कितने देर में? 1 घंटे 25 मिनट में, यानी 1 प्लस 25 मतलब क्या? 25 मिनट मतलब 25/60, यानी कि इसको सॉल्व करेंगे तो 5 5 25 और 5 12 में 60, एंड टोटल टाइम कितना हो गया घंटे में? 12 एकम 12 और 5 17, 17/12 घंटे, 17/12 आवर हो जाएगा। ठीक है, तो 17/12 घंटे कुल टाइम लग रहा है कब? दूसरे कंडीशन में। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 17/12 घंटे। यहाँ तक क्लियर है? अब दोस्तों इसमें बोला है कि अब नाव को कितना टाइम लगेगा 43.2 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाने में। ठीक है, तो इसमें डाउन स्ट्रीम स्पीड कौन सा है? x प्लस वाई है, यहाँ x प्लस वाई है। तो हमें कुछ ऐसा इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने में करना है कि x माइनस वाई वाला टर्म क्या हो जाए? ख़त्म हो जाए, मतलब वो डिलीट हो जाए। ठीक है, कैसे करेंगे? अगर मैं इस फर्स्ट वाले इक्वेशन को 4 से और सेकंड वाले इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, देखिए मैं जो तरीका बता रहा हूँ ऐसे करेंगे तो कैलकुलेशन आपको नहीं करना पड़ेगा, कम कैलकुलेशन में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगर आप इसको फर्स्ट इक्वेशन को 4 से करेंगे तो 4 3 12 हो जाएगा, यहाँ पे ये वाला 12 हो जाएगा। उसके बाद अगर इसमें करेंगे तो ये 3 चौके 12, ये भी 12 हो जाएगा, और अल्टीमेटली ये 12 और ये 12 अगर हम इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो ये भी 12 वाला टर्म है, ये भी 12 वाला टर्म है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ये कितना बन जाएगा? इसको 4 से करेंगे तो 4 पंजे 20 हो जाएगा, और इसको 3 से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा, और यहाँ से इसको माइनस कर रहे हैं, 27 में से 20 माइनस होगा कितना आ जाएगा? 7 अपॉन एक्स प्लस वाई बचेगा। ठीक है, एक्स माइनस वाई वाला टर्म जो है ख़त्म हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हुआ? 11 चौक 44। ठीक है, ये आपका 11 चौक 44 हो जाएगा, और यहाँ पे 17 तियाँ 51, तो 51 में से 44 माइनस करेंगे कितना बचेगा? 51 में से 44 माइनस करेंगे तो 7 बटे कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ 44/12 है और यहाँ 51/12 है, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे? 51 माइनस 51/12 माइनस 44/12, 7/12 आ जाएगा। 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई? 12 यूनिट। अब x प्लस वाई क्या है? ये आपका डाउन स्ट्रीम स्पीड है, और हमें क्या निकालना है कि 43.2 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो अब आपको स्पीड डाउन स्ट्रीम पता चल गया, और डिस्टेंस कितना है? 43.2 किलोमीटर। 43.2 किलोमीटर जाना है और स्पीड आपकी 12 किलोमीटर प्रति घंटे है। आपको कितना टाइम लगेगा? 12 तियाँ 36 और कितना बचेगा? 7 बचेगा, 12 छक 72, यानी 3.6 आवर्स जो है आपको लगेंगे। कुल मिलाकर 3.6 घंटे टाइम लगेगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, ये जो इक्वेशन मैंने बनाया सिर्फ आपको समझाने के लिए बनाया, नहीं तो आप इसको एक बार बना करके तुरंत यहीं से काट सकते हैं। ठीक है, इतना लिखने की जरूरत भी आपको नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ चीज़ जो मैं समझाना चाह रहा था आप समझ गए हैं। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ज्योमेट्री से है। इस क्वेश्चन में ये बोल रहा है एक ट्रायंगल ABC है जिसमें एंगल A क्या है? 90 डिग्री का है। M जो है उसका मिड पॉइंट है, M इज़ द मिड पॉइंट ऑफ BC का मिड पॉइंट M है, एंड D इज़ अ पॉइंट ऑन BC, और D क्या है?
BC पे एक पॉइंट है सच दैट AD इज परपेंडिकुलर टू BC, यानी AD जो है BC पे क्या है, परपेंडिकुलर है। इफ़ AB इज इक्वल टू 7, AC इज इक्वल टू 24, देन AD रेशियो AM बताना है आपको, ठीक है। चलिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं कैसे होगा। ये आपका एक ट्रायंगल दिया गया है, ठीक है। ये आपका एक ट्रायंगल हो गया, ओके। ये B हो गया, ये A हो गया और ये C हो गया। एंगल A बोला है 90 डिग्री है, ठीक है। एंगल A आपका 90 डिग्री दे दिया। फिर क्या बोला है, M जो है BC का मिड पॉइंट है, यानी ये मान लो कि पॉइंट M है और ये क्या है, BC का मिड पॉइंट है, ओके। और फिर बोला है कि D इज़ ए पॉइंट एंड BC सच दैट AD, यानी मान लो कि ये D है और AD इज इक्वल टू 90 डिग्री है, ठीक है। AD क्या है, 90 डिग्री है। और ये भी ये एंगल A भी क्या है, ADC 90 डिग्री और BAC बराबर 90 डिग्री। और AB की वैल्यू दी गई है 7 सेंटीमीटर, AC की वैल्यू दी गई है 24 सेंटीमीटर। तो दोस्तों आपको याद रखना पड़ेगा कि जब भी कभी एक राइट एंगल ट्रायंगल हो, राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि समकोण त्रिभुज हो, उसका एक साइड अगर 7 है, दूसरा 24 है, तो तीसरा ऑटोमेटिक आपको लिखना, आप लिखेंगे क्या कि 25 होगा। आप निकाल के चेक भी कर सकते हैं, लेकिन ये एक ट्रिपलेट होता है तो आप याद कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। तो ये आपका 7 24 है, तो तीसरा 25 हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको क्लियर हो चुका होगा। तो BC की वैल्यू कितनी आ गई, BC की जो वैल्यू आ गई ये आ गई 25। यहाँ लिख लेते हैं BC इज इक्वल टू 25। अब दोस्तों यहाँ पे क्या बोला है, AM क्या है, M क्या है, M जो है मिड पॉइंट है, ठीक है। तो M अगर मिड पॉइंट है, M जो है मिड पॉइंट है, मतलब क्या, वो मीडियन है। क्यों, क्योंकि वो जो है दो बराबर हिस्सों में उसको डिवाइड कर रहा है, ठीक है। जब एक राइट एंगल ट्रायंगल में कोई पॉइंट जो उसके हाइपोटेनियस यानी कि विकर्ण को डिवाइड करे दो बराबर भागों में, तो उसका जो डिस्टेंस होता है इसके 90 डिग्री वाले साइड वर्टेक्स से, यानी इस ये वाले साइड से, ये वाले पॉइंट से A से जो M का जो डिस्टेंस होगा वह क्या हो जाएगा, BC/2, यानी उसके हाइपोटेनियस का आधा हो जाता है, ठीक है। तो AM की वैल्यू यहाँ से हम निकाल सकते हैं। AM इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 25/2, ठीक है। 25/2 आ जाएगा। समझ में आया ना कि जब भी एक राइट एंगल ट्रायंगल हो और कोई पॉइंट उसके हाइपोटेनियस यानी विकर्ण को बराबर बराबर भागों में डिवाइड करे, तो 90 डिग्री वाले साइड से अगर हम उस पॉइंट को मिलाएंगे तो उसका जो डिस्टेंस होगा, उसका जो लेंथ होगा, वह हाइपोटेनियस का आधा हो जाता है। तो AM की वैल्यू यहाँ से 25/2 आ गई, ठीक है। अब हम अगर यहाँ ध्यान से देखें तो ये वाला साइड 90 है, ये यानी BAC बराबर 90, ADC बराबर 90, ADC बराबर 90। और ये एंगल C, देखो ट्रायंगल में, ये ट्रायंगल ADC में एंगल C और ट्रायंगल BAC में एंगल C क्या है, बराबर है, ठीक है। तो अगर दो साइड, दो एंगल बराबर हों, अगर किसी ट्रायंगल में दो एंगल बराबर होते हैं तो तीसरा एंगल क्या होता है, ऑटोमेटिक बराबर हो जाता है और वो ट्रायंगल क्या हो जाते हैं, सिमिलर हो जाते हैं। ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे, ठीक है। तो अब अगर मैं यहाँ पे बोलूँ तो देखो BAC सिमिलर है किसके, AD और C के, BAC सिमिलर है ADC के, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो एंगल C है, एंगल C के सामने बड़े वाले ट्रायंगल में यानी BAC में क्या है, 7 है, ठीक है। तो यहाँ 7 लिख दिया। अब छोटे वाले ट्रायंगल में इस एंगल के सामने, एंगल C के सामने क्या है, AD है, तो यहाँ AD लिख दिया, ओके। इज इक्वल टू, अब जो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके एंगल के सामने वाली साइड का जो रेशियो होता है ना, वह क्या होता है, बराबर होता है। तो अगर अब यहाँ हम 90 डिग्री के सामने अगर देखें तो BAC में 90 डिग्री के सामने वाले साइड BC का लेंथ कितना है, 25, तो यहाँ लिख लेंगे 25। और छोटे वाले साइड में 90 डिग्री के सामने यानी कि ADC, जो एंगल ADC है, तो यहाँ पे 90 डिग्री के सामने वाली साइड कितनी है, 24, यानी AC बराबर कितना, 24 सेंटीमीटर। तो AD की वैल्यू यहाँ से कितनी निकल के आ गई, AD इज इक्वल टू आ गया 7 × 24/25, ठीक है। तो दोस्तों AM और AD मैंने कैसे निकाला, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब देखिए हमें क्या निकालना है, AD अनुपात AM निकालना है, ठीक है। AD की वैल्यू निकाला हमने 7 × 24/25 अनुपात, यहाँ AM की वैल्यू क्या है, तो AM की वैल्यू है 25/2, 25/2। अब इसको हम इधर लेके चले जाएंगे और इसको इधर लेके जाएंगे, तो 24 दूनी 48 हो जाएगा, ये हो जाएगा 48 × 7, और ये कितना हो जाएगा, 25 में 625, ठीक है। इसको आप इसमें गुणा कर लो, 7 × 8 = 56 और 7 × 4 = 28,
7/56 7 28 और 5 कितना हो जाता है 33। तो 336:625 ये आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। काफ़ी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, या आपके एसएससी सीजीएल टियर 2 में पूछा गया क्वेश्चन, टियर 1 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये, उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हुआ होगा। यानी ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 336:625। चलिए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन सिंप्लीफिकेशन ऑफ, एक बड़ा सा इक्वेशन दिया है, बोला है कि इसको सिंप्लीफाई कीजिए और बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों अगर आप इसको फॉर्मूला लगा के करने लगेंगे तो आपका 4-5 मिनट तो सिर्फ एक जो है सिंपल एक क्वेश्चन करने में लग जाएगा। ठीक है, तो इसका मैंने एक अल्टरनेट तरीका ढूंढा है कि अगर हम इस क्वेश्चन में क्या करें कि x, देखो x या y की कोई भी वैल्यू अपने मन से मान लेते हैं। ठीक है, मैं मान लेता हूँ x = 2 एंड y = 1। देखो 0 ही मान सकते थे, लेकिन 0 यहाँ क्यों नहीं मानेंगे कि अगर हम 0 यहाँ मान लेंगे तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, और ये डिवाइड में है तो 1/0 का फॉर्मेट नहीं आना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये अनडिफाइंड हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए 1/0 का फॉर्मेट ना आए, इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पे x और y दोनों बराबर नहीं माना, क्योंकि बराबर भी मान लेंगे तो भी यहाँ पे 0 हो जाएगा और ये भी 1/0 का फॉर्मेट बन जाएगा। ठीक है, इसलिए मैंने अलग अलग इनको माना है। आप जो भी चाहे कोई भी संख्या मान सकते हैं, लेकिन मैंने 2 और 1 इसलिए माना कि कैलकुलेशन करने में आसानी होगा। ठीक है, चलिए अब हम सॉल्व करते हैं। तो y = मैंने 1 माना और x = 2 मान लिया। अब जहाँ x है वहाँ 2 रख दूंगा, जहाँ y है वहाँ 1 रख दूंगा। पहले में x³ - y³ है, तो x³ यानी कि 2³ की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8, और y³ मतलब 1, तो 8 - 1 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। दूसरे में x है, x मतलब क्या 2, और ब्रैकेट में क्या है 2 + 1 यानी 2 और 1 कितना 3, और 3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, क्योंकि x + y का स्क्वायर बोला है, x + y का स्क्वायर बोला है, तो 2 1 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। 9 - 3 और 3 × xy मतलब 2, 3 × 2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो यहाँ डायरेक्ट हम क्या लिख लेते हैं 6 लिख लेते हैं, यहाँ 6 डिवाइडेड बाई y की वैल्यू 1 है, ब्रैकेट में 2 - 1 यानी 1, 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, प्लस 3 × xy यानी 3 × 2 6 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ 6 आ गया, डिवाइडेड बाई x³ + y³ यानी 2 दूनी 4 दूनी 8 + 1 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। इसके लिए 2 दूनी 4 दूनी 8 + 1 9 हो गया, इंटू यहाँ पे अगर 2 + 1 करेंगे 3 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 होगा। 9 - 2 x की जगह पे क्या है 2 है, 2 - 1 कितना होगा 1, और 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 होता है, अपॉन x² - y², तो 2 स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा 4, 4 में से 1 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। अल्टीमेटली ये कितना बन गया, ये बना 7/2 × 9 - 6 कितना होगा 3। अब इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड का साइन है, इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो ये गुणा बन जाता है, और ये क्या होगा ये इसका उल्टा हो जाता है, यानी 9 जो है ये ऊपर चला जाएगा, और 6 + 1 कितना बनेगा 7, 7 जो है नीचे आ जाएगा। यहाँ इंटू का साइन है, और 9 में से 1 घटेगा कितना होगा 8, 9 में से 1 घटेगा 8 होगा, डिवाइडेड बाई 3। अब 3 यहाँ है 3 यहाँ है, मतलब 9, और 9 से 9 कैंसिल आउट, 7 से 7 कैंसिल आउट, 2 से 8 जो है 4 बार में कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या बचेगा आपका आंसर 4। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये ट्रिक जो मैंने बताया आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का आपको समझ में आ गया होगा। काफ़ी आसान सा सवाल है, लेकिन अगर आप बेसिक से करने जाएंगे तो काफ़ी लंबा टाइम आपका लग सकता है। दोस्तों ये थे आज के सवाल, उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये वीडियोस पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर भी करना ना भूलें, जरूर शेयर करें। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। जय हिंद।